माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BHIM 161 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये प्रीवियस क्वेश्चन आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे और इनका जो सही क्वेश्चन आंसर है ये आपको कहीं यूट्यूब में सही से नहीं मिलेंगे। मैंने क्या किया है, मैंने आपके बुक को रिवीजन किया, मैंने आपको बुक को रिसर्च के देखा कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, कौन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को पिक किया और वो आपके सामने रखा हूँ। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वीडियो अंत तक देखना है, ध्यान से समझना है पॉइंट को, देन लास्ट में आपको पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करना है। आपको प्रॉमिस करना है कि पूरा वीडियो अंत तक देखना है मुझे। एंड देखिए, एक ही बार तो देखना है, फिर आपको पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लेना है, बात खत्म। और आप लोग ये बताइए, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं। आप लोग अगर ये बताएंगे तो मुझे ये खुशी होगा कि मेरा वीडियो वहां तक पहुंच चुका है। चलिए टाइम वेस्टिंग करते स्टार्ट करते हैं। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। स्टूडेंट्स, ये आपका कोड है BHIM 161, जिसका टाइटल है भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से कहां तक 700 CE तक। ये आपका स्टूडेंट्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। अगर आप स्टूडेंट्स दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जून 26 में आप देने वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत देश नाम की विभिन्न धाराओं का उल्लेख कीजिए। ना उल्लेख करते हुए भारत के सांस्कृतिक विस्तार को क्या समझाइए। ना पहले भारत देश का भारत देश की जो नाम है इनके अलग अलग धाराओं, इनके नामों के महत्व को बताना है। और इन भारत में जो सांस्कृतिक है, भारत में सांस्कृतिक, भारत के सांस्कृतिक को भी बताएं इसको। ठीक है, ये है। चलिए, भारत देश का नाम प्राचीन काल से विभिन्न ऐतिहासिक धाराओं के माध्यम से विकसित हुआ है। ऋग्वेद में भारत शब्द भरत नामक जनजाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिनके नाम पर इस भूभाग को भारतवर्ष कहा गया। बाद के वैदिक साहित्य, पुराणों और महाकाव्यों में भारतवर्ष शब्द पूरे देश के लिए प्रयोग होने लगा। सिंधु नदी के कारण ईरानी लोग इस क्षेत्र को क्या कहा गया, हिंदू कहा गया, है ना। इस क्षेत्र को क्या कहा, हिंदू कहा है, जिसे आगे चलकर हिंदुस्तान का नाम दिया गया। ठीक है, तो भारत का नाम को हम लोग देख रहे हैं, दूसरा नाम देख लिया। तीसरा, यूनानी लेखकों ने सिंधु नदी को इंडस भी कहा। इसी आधार पर इंडिया को यानी भारत को इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, इस तरह भारत, हिंदुस्तान और इंडिया नाम अलग अलग ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे कम से कम आप लोगों को 3 नाम आपको बता दिया गया। 3 नाम का मतलब बता दिया, कैसे आया नहीं आया। भारत का सांस्कृतिक, अब बात करते हैं संस्कृति की। तो भारत का सांस्कृतिक विस्तार बहुत व्यापक और विविधतापूर्ण रहा है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध और जैन परंपराओं जैसी अनेक सांस्कृतिक धाराएं विकसित हुई। विभिन्न भाषाएं, धर्म, कला, रीति रिवाज और जीवन शैली भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं। बाहरी संपर्कों और आक्रमणों के बावजूद भारतीय संस्कृति ने नए नए तत्वों को अपनाया और अपनी पहचान बनाए रखी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वैदिक संस्कृति एवं हड़प्पा सभ्यता के मध्य निरंतरता के प्रमुख विधियों को समझाइए। वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता के बीच कई ऐसे तत्व मिलते हैं जो निरंतरता को दर्शाते हैं। दोनों सभ्यताओं में कृषि जीवन का महत्वपूर्ण स्थान था। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ और कपास की खेती के प्रमुख प्रमाण मिलते हैं और वैदिक काल में भी कृषि मुख्य आजीविका रही है। पशुपालन दोनों में महत्वपूर्ण था। विशेष रूप से गाय का महत्व वैदिक संस्कृति में स्पष्ट दिखाई देता और हड़प्पा सभ्यता से भी पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धार्मिक जीवन में भी समानताएं दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता में माता देवी और पशुपति जैसी आकृतियों की पूजा के संकेत मिलते हैं, जो आगे चलकर वैदिक देवताओं से जुड़ते हैं। अग्नि पूजा के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता स्थलों से मिलते हैं और वैदिक संस्कृति में यज्ञ और अग्नि का विशेष स्थान रहा है। सामाजिक जीवन में परिवार व्यवस्था, श्रम विभाजन और बस्तियों की योजना दोनों में देखी जा सकती है। स्वच्छता, स्नान और जल प्रबंधन की परंपरा भी हड़प्पा सभ्यता के वैदिक काल तक दिखाई देती है। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वैदिक संस्कृति अचानक उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि हड़प्पा सभ्यता की परंपराओं से जुड़कर आगे विकसित हुई। इसलिए दोनों के बीच सांस्कृतिक निरंतरता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है स्टूडेंट्स। विकसित सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए।
सरस्वती विकसित सरस्वती सिंधु सभ्यता। तो विकसित सरस्वती सिंधु सभ्यता के अनेक प्रमुख स्थल उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में पाए गए हैं, जो इस सभ्यता के उन्नत स्वरूप को दर्शाते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा इस सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, जहां से अन्नागार और कार्यशालाएं, मुहरे और व्यापार से संबंधित प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो एक महत्वपूर्ण स्थल था वहां पर, जहां सुव्यवस्थित नगर योजना, पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें और विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। कहाँ? मोहनजोदड़ो से। धौलावीरा गुजरात में स्थित एक विशेष स्थल है, जहां नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया था और जल संरक्षण के लिए बड़े जलाशयों की व्यवस्था थी। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, जहां जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, जो विकसित कृषि प्रणाली को दर्शाते हैं। लोथल एवं प्रमुख बंदरगाह नगर था, जहां गोदी के अवशेष मिले हैं, जिससे समुद्री व्यापार की जानकारी मिलती है। राखी गढ़ी, बनावली और चनहुद्रो जैसे स्थल भी इस सभ्यता के विकास को स्पष्ट करते हैं। इन स्थलों से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता नगर योजना, व्यापार, कृषि और तकनीक ज्ञान में अत्यंत विकसित थी, इसलिए इस प्राचीन विश्व की एक उन्नत सभ्यता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट 4 है, बौद्ध मत के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। बौद्ध मत के प्रमुख सिद्धांत भगवान बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है, जिनका उद्देश्य मानव को दुख से मुक्ति दिलाना। बौद्ध मत का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। पहला आर्य सत्य यह बताना है कि संसार दुखमय है। दूसरा आर्य सत्य है तृष्णा या इच्छा को दुख का कारण मानता है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध की बात करता है, जिसका अर्थ है कि इच्छाओं के त्याग से दुख समाप्त हो सकता है। चौथा आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग को प्रस्तुत करता है, जिसमें सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी और कर्म, आजीविका प्रयास, स्मृति और समाधि शामिल है। बौद्ध मत मध्यम वर्ग का समर्थन करता है, जो अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों से दूर रहने की शिक्षा देता है। अहिंसा, करुणा, मैत्री और सहिष्णुता बौद्ध मत के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। बौद्ध मत में ईश्वर की बजाय मानव आचरण और नैतिक जीवन पर अधिक बल दिया गया है। बौद्ध संघ और भिक्षु जीवन ने समाज में भौतिक नैतिक मूल्यों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मौर्य शासन प्रबंधन पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मौर्य शासन। ठीक है, मौर्य शासन पर ध्यान रखना है। मौर्य शासन प्रबंधन प्राचीन भारत का एक सुव्यवस्थित और संगठित प्रशासनिक तंत्र था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मजबूत केंद्रीय शासन की स्थापना की थी, जिससे अशोक के काल में और अधिक विस्तार मिला। मौर्य साम्राज्य का शासन राजा के अधीन था, लेकिन प्रशासन विभिन्न विभागों में विभाजित था। मौर्य शासन प्रबंधन प्राचीन भारत का एक सुव्यवस्थित और संगठित प्रशासनिक तंत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मजबूत केंद्रीय शासन की स्थापना की, जिसे अच्छा ये हम लोग पढ़ चुके थे। अशोक के काल में और अधिक विस्तार हुआ। मौर्य साम्राज्य का शासन राजा के अधीन था, लेकिन प्रशासन विभिन्न विभागों में विभाजित था। राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिनका शासन कुमारों या महामातों द्वारा किया जाता था। अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों से मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। कर व्यवस्था सुव्यवस्थित थी और भूमि कर राज्य की भूमिका मुख्य आय थी। सेना, न्याय और व्यापार जन कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अशोक ने धर्म नीति के माध्यम से नैतिक शासन को बढ़ावा दिया। अधिकारियों को जनता के कल्याण की जिम्मेदारी दी गई थी। सड़कों, सरायों, कुओं और अस्पतालों का निर्माण कराया गया। गुप्तचरों की व्यवस्था भी प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग थी। मौर्य शासन में कानून व्यवस्था मजबूत थी और अपराधों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता था। प्रशासनिक दक्षता और जनहितकारी नीतियों के कारण मौर्य शासन को प्राचीन भारत का एक आदर्श शासन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारत का ऐतिहासिक भूगोल किस प्रकार भारतीय साहित्य में परिलक्षित होता है, ज्ञात कीजिए।
भारतीय साहित्य में भारत का ऐतिहासिक भूगोल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैदिक साहित्य में सरस्वती, सिंधु, गंगा और यमुना जैसी नदियों का उल्लेख मिलता है, जिससे उस समय के भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन है, जो उत्तर पश्चिम भारत को दर्शाता है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में अयोध्या, काशी, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और लंका जैसे नगरों और राज्यों का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों से पर्वतों, वनों, नदियों और मार्गों की जानकारी भी प्राप्त होती है। पुराणों में भारतवर्ष की सीमाओं, नदियों और पर्वतों का विस्तार उल्लेख किया गया है। बौद्ध और जैन साहित्य में मगध, कौशल, अवंती, वैशाली और अन्य जनपदों के नाम मिलते हैं, जिससे तत्कालीन राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति समझ में आती है। जातक कथाओं और यात्रा विवरणों में व्यापार मार्गों, नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों का वर्णन भी मिलता है। इन सभी साहित्यिक स्रोतों से यह पता चलता है कि प्राचीन भारत का भूगोल लोगों के जीवन, धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, देखिए स्टूडेंट्स, भारत की एकता के विविध तत्वों को उद्घाटित कीजिए। भारत की एकता, तो आप लोग पता है ना, भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। भारत की एकता अनेक विविध तत्वों पर आधारित है, जो देश को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जोड़ते हैं। भौगोलिक एकता भारत की एकता का महत्वपूर्ण आधार है, जहाँ हिमालय से लेकर समुद्र तक फैला हुआ भूभाग लोगों को एक साझा पहचान करता देता है। ऐतिहासिक परंपराएं भी एकता को मजबूत करती है, क्योंकि विभिन्न कालों में विकसित सभ्यताओं और राजवंशों ने समान संस्कृति धरोहर छोड़ी। धार्मिक विविधता के बावजूद भारत में सहिष्णुता और सह अस्तित्व की परंपरा रही है, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग साथ रहते हैं। भाषाई विविधता होते हुए भी संस्कृत, प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं में समान सांस्कृतिक भाव दिखाई देता है। सामाजिक परंपराएं, त्योहार, मेले और रीति रिवाज लोगों को आपस में जोड़ते हैं। स्वतंत्र आंदोलन ने भी राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया, क्योंकि सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों ने एक साथ संघर्ष किया। संविधान ने समान अधिकार और कर्तव्यों के माध्यम से एकता को कानूनी आधार दिया। संचार, शिक्षा और परिवहन के विकास से आपसी संपर्क बढ़ा। इन सभी तत्वों ने मिलकर भारत को एक संगठित और एकीकृत राष्ट्र बनाया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट है और 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक के अभिलेखों का एक ऐतिहासिक महत्व बताइए। अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। यह अभिलेख शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं पर खुदे हुए और ब्राह्मी, ख्रोष्टी तथा ग्रीक लिपियों में पाए जाते हैं। इन अभिलेखों से मौर्य काल के प्रशासन, धर्म और समाज और अशोक की नीतियों की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों में धम्म नीति का उल्लेख है, जिसमें अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, माता पिता का सम्मान और सभी धर्मों के प्रति आदर की शिक्षा दी गई है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन की जानकारी भी अभिलेखों से मिलती है। इनमें अधिकारियों की नियुक्ति, जनता के कल्याण के कार्य, चिकित्सा व्यवस्था, सड़कों और वृक्षारोपण की जानकारी दी गई है। अभिलेखों से यह पता चलता है कि अशोक ने अपने संदेश सीधे जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। यह अभिलेख मौर्य साम्राज्य के विस्तार और शासन प्रणाली को समझने में सहायक है। विदेशी लिपियों में लिखे अभिलेख अशोक के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों को भी दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैदिक काल से संबंधित साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। वैदिक काल के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत महत्वपूर्ण हैं। साहित्यिक स्रोत में सबसे प्रमुख वेद है, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद शामिल है। इनमें वैदिक समाज, धर्म, देवता और यज्ञ, सामाजिक व्यवस्था और जीवन शैली की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ वैदिक विचारधारा और धार्मिक परंपराओं को समझने में सहायक है। पुराणों और महाकाव्यों से भी वैदिक परंपराओं के संकेत मिलते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में खुदाई से प्राप्त अवशेष जैसे बर्तन, औजार, अग्निकुंड और आवास के प्रमाण शामिल है। चित्रित धूसर, मृतभांड, संस्कृति और लौह उपकरण वैदिक काल के भौतिक जीवन को दर्शाते हैं। कब्रों, हथियारों और
पशु अवशेषों से सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। नदियों और बस्तियों के अवशेष वैदिक लोगों के निवास क्षेत्रों को स्पष्ट करते हैं। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत मिलकर वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की सब स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इसलिए दोनों प्रकार के स्रोत वैदिक इतिहास के अध्ययन में समान रूप से महत्वपूर्ण है। सरस्वती सिंधु सभ्यता और वैदिक धर्म के बीच कुछ समानताएं देखी जा सकती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के संकेत मिलते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले मात्र देवी और पशुपति की आकृतियां वैदिक देवताओं के आरंभ रूप को दर्शाती है। अग्निकुंड और यज्ञ स्थल की उपस्थिति से यज्ञ और अग्नि पूजा की प्रथा का संकेत मिलता है, जो बाद में वैदिक धर्म में महत्वपूर्ण हो गया। नदी घाटियों और जलाशयों का प्रयोग धार्मिक और सामाजिक जीवन में होता था। मूर्तियां, मुहरें और प्रतीकात्मक चित्र प्राचीन धार्मिक विश्वासों को दर्शाते हैं। इन संकेतों से लगता है कि वैदिक धर्म अचानक उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि विकसित हड़प्पा संस्कृति के तत्वों से जुड़कर सामने आया। सामाजिक जीवन और धार्मिक क्रियाएं दोनों सभ्यताओं में महत्वपूर्ण थी। शहरी योजना और सार्वजनिक स्थानों में पूजा स्थल धार्मिक जीवन को उजागर करते हैं। इसलिए सरस्वती सिंधु सभ्यता में वैदिक धर्म के आरंभिक रूपों की उपस्थिति स्पष्ट होती है। समाज जीवन और धार्मिक क्रियाएं दोनों सभ्यताओं में महत्वपूर्ण थी। शहरी योजना और सार्वजनिक स्थानों में पूजा स्थल धार्मिक जीवन को उजागर करते हैं। इसलिए सरस्वती सिंधु सभ्यता में वैदिक धर्म के आरंभिक रूपों की उपस्थिति स्पष्ट होती है, जो आगे चलकर प्राचीन भारतीय धार्मिक परंपरा का आधार बनी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 11। बौद्ध ग्रंथ में वर्णित महाजनपदों एवं गणराज्यों के नामों का उल्लेख कीजिए। बौद्ध ग्रंथों में प्राचीन भारत के महाजनपद और गणराज्यों का विस्तृत विवरण मिलता है। महाजनपद वे प्रमुख राज्य थे जिनका विस्तार बहुत बड़ा था और शासन प्रणाली संगठित थी। महाजनपदों में मगध, कौशल, अवंती, वत्स, कुरु, पांचाल, मगध, अंग और काम्बोज शामिल थे। ये राज्य नदियों, व्यापारिक मार्गों और कृषि भूमि के लिए प्रसिद्ध थे। गणराज्य स्वतंत्र और अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले क्षेत्र थे, जहां प्रमुख निर्णयों में सभी नागरिकों की भागीदारी होती थी। गणराज्यों में वैशाली, सवित, कलिंग, महिष्मती और अंजलि शामिल थे। बौद्ध ग्रंथ जैसे अंगुत्तर निकाय, दीघा निकाय और जाटक कथा इन महाजनपदों और गणराज्यों का वर्णन करती है। ग्रंथों में इनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। महाजनपदों और गणराज्यों की सीमाएं, राजधानी, प्रशासन और युद्ध की घटनाएं भी उल्लेखित है। इन ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि बौद्ध काल में भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संगठन उन्नत था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है। जैन मत के मूलभूत सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछे जा सकते हैं, आपको यह ध्यान रखना है जैन मत, ठीक है। जैन मत के मूलभूत सिद्धांत अहिंसा, सत्य और अस्तित्व, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आधारित है। अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना, चाहे वो मानव, पशु या कीट हो। सत्य का अर्थ है हमेशा सच्चाई बोलना और किसी को धोखा ना देना। असत्य का मतलब है चोरी या किसी वस्तु हड़पने से परहेज करना। अस्थेय। और आगे ब्रह्मचर्य का अर्थ है जीवन में संयम और अनैतिक व्यवहार से बचना। अपरिग्रह का मतलब है वस्तुओं, संपत्ति और इच्छाओं में अनावश्यक लगाव से मुक्त रहना। जैन मत में आत्म और कर्म की महत्ता, अच्छे कर्मों से व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ता है और बुरे कर्मों से दुख मिलता है। तीर्थकारों ने जैन मत के सिद्धांतों का प्रचार किया और भिक्षुओं तथा अनुयायियों के माध्यम से समाज में नैतिक और धार्मिक जीवन को स्थापित किया। जैन ग्रंथों में यह बताया गया है कि केवल अहिंसा और संयम से ही मानव जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है मानव जीवन में। इसलिए जैन मत के मूलभूत सिद्धांत जीवन में नैतिकता, आत्मनियंत्रण और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट 13 है। मगध साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों का उल्लेख कीजिए। मगध साम्राज्य का इतिहास कई साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात होता है। साहित्यिक इतिहास स्रोतों में बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, पुराण और महाकाव्य शामिल है।
बौद्ध ग्रंथों जैसे अंगुत्तर निकाय और दीघा निकाय में मगध के राजाओं, प्रशासन और सामाजिक जीवन का विस्तृत विवरण मिलता है। जैन ग्रंथों में भी मगध के महाजनपद, प्रशासन प्रणाली और धार्मिक गतिविधियों का उल्लेख है। पुराणों में मगध के राजा, वंश और क्षेत्रीय विस्तार का विवरण उपलब्ध है। पुरातात्विक स्रोतों से स्थलों की खुदाई से प्राप्त अवशेष, सिक्के, शिलालेख और भवन संरचनाएं शामिल है। अशोक के शिलालेख, स्तंभ और अभिलेख मगध साम्राज्य के प्रशासन और धर्म नीति को दर्शाते हैं। गुप्तचरों और प्रशासनिक दस्तावेजों से भी जानकारी मिलती है। सिक्कों और वास्तुकला के प्रमाण से आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है। इन साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से मगध साम्राज्य का राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आर्थिक जीवन स्पष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है, मौर्यकालीन स्रोतों पर प्रकाश डालिए। मौर्यकालीन स्रोतों से हमें मौर्य साम्राज्य और शासन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देते हैं। सबसे प्रमुख स्रोत अशोक के शिलालेख और स्तंभ है, जिनमें उनके शासन, धर्म नीति और जन कल्याण के कार्यों का विवरण मिलता है। इन अभिलेखों में अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति आदर का संदेश लिखा है। चाणक्य का अर्थशास्त्र भी मौर्य प्रशासन के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें राज्य प्रबंधन, कर व्यवस्था, सेना, न्याय और शासन के नियमों का विस्तृत विवरण है। विदेशी यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज और फाहियान के ग्रंथों से भी मौर्य साम्राज्य के भूगोल, समाज और प्रशासन की जानकारी मिलती है। अभिलेख, स्तंभ और शिलालेख मौर्य शासन की कानूनी और नैतिक दृष्टि को उजागर करते हैं। इन स्रोतों से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक दक्षता, न्याय व्यवस्था और जनता के कल्याण की नीतियां कितनी विकसित थीं। इन सभी साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की वजह से मौर्यकालीन समाज, राजनीतिक और धर्म की समझ प्राप्त होती है। मौर्यकालीन समाज में राजनीतिक और धर्म की समझ प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर, गुप्त साम्राज्य में कृषि एवं कृषि हेतु उपयुक्त सिंचाई विधियों का परीक्षण कीजिए। किस साम्राज्य में? गुप्त साम्राज्य में। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में कृषि जीवन का प्रमुख आधार था और खेती के लिए विभिन्न सिंचाई विधियां अपनाई जाती थी। नदी, घाटियां जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती के किनारे खेती प्रचलित थी। मानसून पर आधारित खेती के अलावा तालाब, नहर और कुओं का निर्माण किया गया। खेतों में जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बांध और जलाशयों का निर्माण किया जाता था। कुछ क्षेत्रों में भूमिगत नहरें और कूपों का प्रयोग भी होता था। गुप्त साम्राज्य में धान, गेहूं और जौ, चना और मसाले की खेती होती थी। कृषि को बढ़ावा देने के लिए राजा और स्थानीय प्रशासन किसानों को कर में छूट और अन्य सुविधाएं प्रदान करते थे। भूमि मापने और कर संग्रह के लिए प्रशासनिक प्रबंधन भी थे। व्यापार के लिए कृषि उपज का भंडारण और वितरण भी व्यवस्थित था। इन सभी उपायों से गुप्त साम्राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ा और समाज में खाद्य सुरक्षा बनी। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, मौर्यकालीन कला। तो मौर्य काल के दौरान ये कला कौन सी कला थी, कौन सी कला विख्यात थी, तो उस कला के बारे में बताना है। मौर्यकालीन कला प्राचीन भारत की उत्कृष्ट कला परंपरा को दर्शाती है। इस काल में शिल्प कला, मूर्ति कला, स्तंभ, स्तूप और अभिलेख विकसित हुए। मौर्य स्तंभ जैसे अशोक के स्तंभ पॉलिश और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। लघु और विशाल स्तूपों का निर्माण धार्मिक और सामाजिक महत्व को दिखाता है। मौर्यकालीन मूर्तियां में मानव और पशु आकृतियां का सुंदर चित्रण मिलता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी पुरानी सभ्यताओं से कुछ तकनीकी तत्व इस काल में अपनाए गए। अभिलेख और शिलालेखों में शासन, धर्म और नैतिकता का संदेश मिलता है। इस काल की कला में भारतीय परंपरा और स्थानीय शैली के साथ साथ विदेशी प्रभाव भी दिखाई देते हैं। विशेष रूप से पशु आकृतियां, जीवन के दैनिक दृश्य और धार्मिक प्रतीक इस कला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौर्यकालीन कला ने स्थापत्य, मूर्तिकला और शिल्प कला के क्षेत्र में भविष्य की भारतीय कला की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, गुप्त राजवंश का पतन।
गुप्त राजवंश का पतन कई कारणों से हुआ। राजनीतिक कमजोरी और उत्तराधिकारी की लड़ाई में शासन को कमजोर किए। शासन को क्या किया था? उत्तराधिकारी की लड़ाई में गुप्त वन का भाई नाश हुआ। सोच लो, यानी कि उत्तराधिकारी के लिए सब अपने अपने में लड़ जाते थे। कई राज्यों ने स्वतंत्रता की ओर रुख किया और केंद्र की सत्ता कमजोर पड़ गई। बाहरी आक्रमणों ने, विशेष रूप से हुनों के आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से कमजोर किया। साम्राज्य में कर संग्रह साम्राज्य में कर संग्रह और प्रशासनिक व्यवस्था धीरे धीरे प्रभावित होने लगी। आर्थिक संकट और कृषि उत्पादन में गिरावट ने सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित किया। शहरी जीवन और व्यापार पर आक्रमणों के प्रभाव से लोगों में क्या बनी? असुरक्षा बढ़ी। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर बाहरी दबाव पड़ा। गुप्त साम्राज्य के पतन से भारत में छोटे राज्यों और स्थानीय राजवंशों का उदय हुआ। साम्राज्य की राजनीतिक एकता टूट गई, इसलिए गुप्त राजवंश की शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो गई और मध्यकालीन भारत में नए राजवंशों और साम्राज्यों का उदय हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। प्राचीन भारत विमान विज्ञान। प्राचीन भारतीय विमान विज्ञान में वायुमार्ग, उड़ने वाले यंत्र और खगोलीय ज्ञान का उल्लेख मिलता है। वैदिक और पुराणिक ग्रंथों में विमान यंत्र जैसे विमान का वर्णन है। रामायण में रावण का विमान पुष्पक विमान प्रसिद्ध है, जो हवा में उड़ सकता था। महाभारत और अन्य ग्रंथों में युद्ध में उपयोग होने वाले उड़ने वाले यंत्रों का उल्लेख है। व्यवहारिक विमान विज्ञान के प्रमाण यंत्र, उपकरण और उनके निर्माण से संबंधित तकनीकी विवरणों से मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में उड़ान के सिद्धांत, गति और दिशा को नियंत्रित करने के उपाय का वर्णन है। विमान विज्ञान का उद्देश्य युद्ध, यात्रा और दूर दराज के क्षेत्रों में संपर्क बनाना था। ग्रंथों से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीयों ने विमान यंत्रों, गति और आकाशीय ज्ञान में उच्च स्तर ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए प्राचीन भारतीय विमान तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। वराहमिहिर। वराहमिहिर प्राचीन भारत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्होंने पंच सिद्धांतिक ग्रंथ में ग्रहों की गति, ग्रहों के प्रभाव और खगोलीय गणना का विस्तृत वर्णन किया है। उनके कार्यों में खगोल शास्त्र, गणित, मौसम विज्ञान और ज्योतिष का समावेश है। वराहमिहिर ने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति का अध्ययन किया और सौर व चंद्र कैलेंडर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अनुसार ग्रहों और नक्षत्रों का मानव जीवन और धर्म पर प्रभाव होता है। वराहमिहिर ने ग्रीक और भारतीय गणित की तुलनात्मक अध्ययन किया और नए गणितीय नियम प्रस्तुत किए। उनके ग्रंथों में व्यास, त्रिकोणमिति और खगोल का ज्ञान भी शामिल है। खगोल शास्त्र और गणित में उनके योगदान के कारण उन्हें प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनके कार्यों ने मध्यकालीन और आधुनिक खगोल शास्त्र को प्रभावित किया। वैदिक साहित्य, लास्ट क्वेश्चन आपका है। वैदिक साहित्य मोस्ट इंपोर्टेंट। वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय संस्कृति, धर्म और ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें मुख्य रूप से 4 वेद आते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद शामिल है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति, यज्ञ और सामाजिक जीवन के नियमों का वर्णन है। सामवेद में संगीत और मंत्रों के माध्यम से यज्ञ की प्रथा को बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और अनुष्ठानों का विस्तार है। अथर्ववेद में समाज, चिकित्सा, औषधियां और जन्य जीवन के विषयों का विवरण मिलता है। वैदिक साहित्य में जीवन के नैतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं का ज्ञान है। उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक चिंतन और दार्शनिक विचारों को समझने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त महाकाव्य और पुराणों में वैदिक धर्म, रीति रिवाज और समाज के नियमों का वर्णन है। वैदिक साहित्य केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय ज्ञान, समाज और संस्कृति का दर्पण है। इन ग्रंथों से हमें प्राचीन समाज की राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म और विज्ञान के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसलिए वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया 20, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 20 क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, प्रिपरेशन करना। पीडीएफ आप जाइए, पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कीजिए।
टेलीग्राम से, ठीक है। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ फ्री दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में तो मिलेगा, बट उनमें पासवर्ड लगा होगा। पासवर्ड आपको मिलेंगे इंस्टा आईडी में, ठीक है। इंस्टा में मैसेज करेंगे, आपको पासवर्ड मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये बहाने मारते हैं कि मैं इंस्टा नहीं चलाता या नहीं चलाती। भैया, आप इंस्टा नहीं चलाते, आपके भाई चलाते होंगे, आपके चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, हैं, पापा मम्मी, किस कोई तो चलाते होंगे। कहीं से आप ले सकते हैं। ये लिंक आप भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहां से जाएंगे, बस डायरेक्टली मैसेज करेंगे, पासवर्ड मांगेंगे, जो भी कोड का चाहिए आपको मिल जाएगा। इसमें बहाने की कोई बात नहीं है। सो स्टूडेंट, चलिए आज की वीडियो बताते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जल्द से वीडियो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।